आज के मेरे पॉडकास्ट में एक ऐसे युवा नेता आज हमारे इस बगल के सीट पर होंगे जो समाज में सिर्फ अपने लिए कार्य नहीं करते हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उस शिक्षा का उपयोग सिर्फ अपने विकास के लिए नहीं करके उस शिक्षा का उपयोग वह समाज के विकास के लिए, जिससे समाज का विकास हो, वे अपना सारा समय दे रहे हैं। वे कानून के एक अच्छे विद्यार्थी हैं और जानते हैं कि कानून का सही उपयोग समाज में कैसे किया जाता है। आज पॉडकास्ट में हमारे साथ होंगे नीरज सिंह। नीरज सिंह को हम लोग किस रूप में जाने? एक नेता, एक एडवोकेट, एक समाज सेवी किस रूप में जाने? मेरा सामान्य परिचय जो है, मैं 1998 से बीजेपी में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप से कार्य करते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ। वार्ड के चुनाव में भी सक्रिय रहा हूँ। तो उस वक्त मैं एडवोकेट नहीं था और समाज के प्रति मेरा शुरू से एक लगाव रहा है। समाज सेवा करने का हमेशा एक उद्देश्य हमारा रहता है, लेकिन समाज सेवा करने के लिए एक व्यवहारिक ज्ञान और शिक्षा की तो आवश्यकता पड़ती है। तो हम नीरज, आप जो सामान्य तौर से कहें तो हम सबसे पहले अपने सन ऑफ द सॉइल है और चपदानी का हम बेटा है, समाज सेवा है और फिर एक अधिवक्ता एडवोकेट है। हम नीरज सिंह एक समाज सेवी है, ये कहा जा सकता है जी। तो राजनीति की तरफ झुकाव कैसे हुआ? वो भी एक जिसे हम लोग राइट विंग कहते हैं, भाजपा, उसके तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? राजनीतिक लगाव जो है धीरे धीरे जैसे जैसे अपने ज्ञान को बढ़ाने के बाद ये एहसास हुआ हमें कि समाज का यदि हम कुछ कर सकते हैं। पॉलिटिक्स का मतलब हमारे भाषा में ग्रोइंग हैप्पीनेस इन सोसाइटी, समाज में खुशहाली लेके आना ही राजनीति है। उसको आप समाज सेवा कहिए, राजनीति कहिए, सकारात्मक यदि परिभाषा के रूप में हम देखते हैं कि समाज में खुशहाली लेकर आए। और मैं लोक प्रशासन का छात्र रहा हूँ, मैं उससे पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ। जब मैं पब्लिक एड को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ा, मैं समझा कि राजनीति जो है, राजनीति की जो परिभाषा जो पहले मैं जानता था कि लोग राजनीति हमेशा समाज में एक गंदगी के तौर पे, गंदा के तौर पे देखा जाता है, लेकिन राजनीति का जो खुशनुमा जो हम ज्ञान और सुगंध लिए कि राजनीति जो है, राजनीति के माध्यम से हम समाज में खुशहाली ला सकते हैं। तो राजनीति बहुत ही सकारात्मक पहलू है, सकारात्मक कार्य है और इसको सभी को मिलजुल कर करने की आवश्यकता है। राजनीति से ही देश का खुशहाली की तरफ जा सकता है। तो इस विचार से हम लोक प्रशासन के विषय को अच्छे से पढ़े और इस बात को हम समझ पाए कि जनता की जरूरत कहाँ है, गुड गवर्नेंस क्या है, लोगों के बीच में कैसे जाना है, उनकी क्या समस्या है, क्या समस्या समाधान करना है। केवल समस्या का उजागर करके चले आना और राजनीति नहीं है, समस्या का साथ समाधान करने का भी ज्ञान होना चाहिए। तो वो लोक प्रशासन से गुड गवर्नेंस जो है, उसमें हम समझ पाए कि गुड गवर्नेंस बहुत ही आवश्यक है। तो मेरे अंदर प्रबल इच्छा जागी कि नहीं, मुझे राजनीति रूप में एकदम सक्रिय कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी जो है राइट विंग पार्टी, जैसा आपने कहा, राइट विंग और लेफ्ट विंग की बात यहाँ पे मेरे नज़र में ऐसा हम कुछ नहीं सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्र, अपने देश के विकास के लिए हमेशा एक सही उद्देश्य के साथ कार्य करते आ रही है। जो प्राचीन काल से जो समस्याएं जो हमारे देश की रही है, भारतीय जनता पार्टी उस समस्या को बखूबी समझती है और हमारा देश का जो सांस्कृतिक परिचय है, भारतीय जनता पार्टी उस सांस्कृतिक परिचय को लेकर आने में कामयाब रही है। और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो सांस्कृतिक रूप से सांस्कृतिक धरोहर को, सांस्कृतिक मान मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी पुनः स्थापित की है। 1947 के आज़ाद के बाद, देश आज़ाद जब हुआ तो देश आज़ादी तो हुआ, लेकिन सांस्कृतिक रूप से जो है हम आज़ाद उस तरह सुदृढ़ीकरण नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये महसूस हुआ कि नहीं, हमारा देश आज सच में जो है सांस्कृतिक रूप से एक परिचय दे रहा है। राजनीतिक में आने से पहले अगर हम नीरज सिंह के बारे में जानना चाहें, पढ़ाई, परिवार का बैकग्राउंड तो कैसा रहा, उनका बैकग्राउंड कैसा रहा, शिक्षा कहाँ से आपने ग्रहण की, किस विषय में आपने अपनी शिक्षा पूरी की है, इसके बारे में कुछ अगर बात की जाए। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे पिताजी कांस्टेबल रहे हैं। जब मैं क्लास 8 में था तो मेरे पिताजी की देहांत हो गई और मेरे बड़े भैया, मेरी माँ सपोर्ट करते हुए हमको आगे बढ़ाई है। इस बात को थोड़ा मुझे भावनात्मक मुझे आ जाता है, इस बात को मैं बोलता हूँ। तो मैं क्लास 10 चपदानी विद्यापीठ से ही पढ़ा हूँ और मेरे बड़े भैया मुझे बहुत सपोर्ट किए। मैंने अगर ऐसा कहा जाए कि आप चपदानी के माटी से जी बिल्कुल जन्मे हुए। जी बिल्कुल। और फिर मुझे इच्छा थी मेरे कि मैं IAS की तैयारी करूं, तो मेरे बड़े भैया, मेरी माँ, सब लोग सपोर्ट किए मुझे और मैं आगे बढ़ा। अब मैं दिल्ली गया पढ़ने के लिए। दिल्ली जाने के बाद मैंने यहाँ से पहले बीकॉम किया था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैं बीकॉम किया और बीकॉम करने के तत्पश्चात मुझे मेरे मन में शुरू से रहा कि मुझे एक IAS की तैयारी करना है।
सिविल सर्विस की तैयारी करना है। मैं उस चीज़ को करने के लिए मेरे परिवार सपोर्ट काफ़ी किए। मैं चबदाने विद्यापीठ से क्लास 10 पास किया, रिसरा विद्यापीठ से मैं क्लास 12 पास किया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैं बीकॉम करने के बाद मैं फिर आगे के सफ़र में जो है मेरे भाइयों और मेरे बड़े भैया और माँ के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ा। मैं दिल्ली गया, दिल्ली में जाकर वहाँ पे कोचिंग में पढ़ाई भी की है। IAS के एग्ज़ाम में मैं बैठा विभिन्न, वहीं से मैं लोक प्रशासन विषय में जो है मैं पढ़ाई अपनी कंप्लीट की। तत्पश्चात मैं IAS की तैयारी कर रहा था, मुझे बहुत बार चांस मिला मेंस में लिखने का, बट सौभाग्य उतना नहीं था कि मैं एक IAS के रूप में मैं सेलेक्ट हो पाऊँ। लेकिन फिर भी मुझे उस बात की गिरानी नहीं थी, मेरे परिवार के लोग हमेशा सपोर्ट किए हैं। मुझे फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंट्रेंस का मैं LLB का इंट्रेंस दिया, तो उस वक्त मैं पब्लिक एडमिशन से मैं JRF नेट भी मैं क्वालिफाई कर लिया था और JRF नेट क्वालिफाई करने के बाद मुझे PhD करने का एक अवसर मिला कि मैं PhD करूं और PhD के लिए मैं तत्पर रहा। लेकिन इधर मेरा इंट्रेंस भी हो गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB करने का। मुझे बहुत खुशी हुआ कि नहीं, मुझे वकालत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हमने एकदम सहस्त्र रूप से इस निर्णय को तरफ आगे बढ़े और हम उस निर्णय को बढ़ते हुए हम DU से LLB करने का हमको सौभाग्य मिला। हम निरंतर आपने एक इतने अच्छे कॉलेज से LLB की और चवदानी जैसे क्षेत्र से आप हैं जहां अक्सर परिवार जो मजदूर बेल्ट के लोग हैं या साधारण नौकरी करने वाले हैं, तो हर परिवार चाहता है, दोस्त चाहते हैं कि एक अच्छा नौकरी हो, एक अच्छा कैरियर हो। लेकिन जब आप वहाँ से राजनीति की तरफ मुड़े तो आपके परिवार और आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन रहा? उन लोगों ने इसे कैसे लिया? वहाँ से वकालत करने के बाद, पास करने के बाद जो है मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में मुझे मौका मिला। मैं वहाँ भी प्रैक्टिस अपना स्टार्ट किया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता हाई कोर्ट में मैं निरंतर जो है यहाँ से भी मैं अपना प्रैक्टिस करते शुरुआत किया मैं यहाँ से। लेकिन ये लोग जब जाने, मेरे दोस्त या सभी लोग जाने इस बात को कि नहीं हम इस जगह से वकालत पास किए हैं, तो बहुत ही मुझे समर्थन मिला। बहुत ही लोग हमें इंकरेज किए कि नहीं, आप इसको प्रैक्टिस को आप आगे बढ़ाइए, अच्छे से कीजिए और आप इतने अच्छे संस्थान से आप LLB किए हैं जहाँ मुझे भी गर्व महसूस होता है। और मेरे बड़े भैया और हमारे समाज के लोग जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हर तरह के लोग जो है हमें बहुत सपोर्ट किए हैं और हम चबदानी में प्रैक्टिस जो है अपना अनवरत कर रहे हैं कंटिन्यू। हमें दिल्ली में रहकर भी प्रैक्टिस करने का मुझे अवसर मिला। दिल्ली में रहकर ये वकालत की प्रैक्टिस और राजनीति, इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बनता है? कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं, मैं इस तरह से नहीं सोचता हूँ कि आप यदि वकील हैं तो आप राजनीति को बेहतर समझ सकते हैं। राजनीतिक परिभाषा जो है, एक वकील के जो टेक्निकल पॉइंट है, आप उसको बखूबी समझ सकते हो, बोल सकते हैं। राजनीति करना एक बहुत ही सुनहरा अवसर लगता है मुझे कि राजनीति करना बहुत ही अच्छा कार्य है। तो उसमें यदि वकालत का यदि ज्ञान उसमें समाप्त हो जाता है तो राजनीति और सुंदर हो सकता है। भाजपा में आप हैं और भाजपा एक न्यू इंडिया मिशन लेके चल रहा है। इस न्यू इंडिया मिशन को आप किस तरह से देखते हैं? क्या भारत 1947 के बाद जब आज़ाद हुआ था, उस समय का भारत और अभी का भारत, इन दोनों में आप कितना अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है। सबसे पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में एक नारा दिया गया, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत जो है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौशल विकास योजना, तमाम ऐसी मोदी जी की योजना, हमारी प्रधानमंत्री जो योजना का शुभारंभ किए हैं, वो योजनाएं इसके पहले नहीं थी, गौण थी। इज्जत घर जैसे शौचालय बनाना, ये तो राजनीतिक वाले लोग सोचते भी नहीं थे कि इतने छोटे छोटे स्तर पर भी सोचना पड़े। स्वच्छता अभियान, ऐसा अभियान जो हमें शुरू से इसकी जरूरत थी, जो कि जन जन में जागृत करना कि स्वच्छ रहना कितना आवश्यक है। घर घर शौचालय, बहुत सारी योजनाएं जो है डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हमारे युवाओं को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को प्रेरित करती है। आप जब युवाओं का नाम लेते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि युवा वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के इस नए विजन से किस तरह प्रभावित हो रहा है? युवा वर्ग को स्टार्टअप का जो योजना मोदी जी की तरफ से जो किया गया है, युवा वर्ग इसका बहुत लाभ उठा रहे हैं और युवा वर्ग को आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो हमें लगता है कि युवा वर्ग बहुत जागृत हुए हैं स्टार्टअप के विषय में लेकर और बहुत सारे युवा जो है बहुत कम समय में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अपनी स्थापित की हैं। तो युवाओं को एक खुला एक अवसर दी है मोदी जी की तरफ से। उनको मुद्रा लोन का योजना जो है और सारी योजनाएं जो है जो प्रत्यक्ष रूप से युवाओं को प्रोत्साहित करती है, लाभ पहुंचाती है, युवाओं को इस बात को एहसास कराती है कि हमारा जो देश का भविष्य है युवा के हाथ में है। तो युवा को किस प्रकार से चलना चाहिए, एक डिसिप्लिन युवा की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जो है लेके चलने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं।
विपक्ष जैसे राजनीति के बड़े मुद्दों को छोड़कर मोदी जी पर व्यक्तिगत आक्षेप करता है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जैसे अभी बिहार के एक इलेक्शन में देखा गया कि मोदी जी के मां को भी लेकर कुछ अपशब्द कहे गए थे। तो राजनीतिक में इस तरह की जो गंदगियां हैं, अगर आप सामने आते हैं तो कैसे इसे स्वच्छता अभियान इसमें कैसे चलाएंगे? ये जिन लोगों ने व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की है उनको सबसे पहले राजनीतिक ज्ञान नहीं है। राजनीतिक यदि ज्ञान होता तो कभी भी किसी व्यक्ति पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। राजनीति करने का मतलब है कि एक ही उद्देश्य होना चाहिए, समाज की खुशहाली की तरफ। और जो व्यक्ति व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं उनका सोच वहीं तक सीमित रहता है। वो सोचते हैं कि किसी को गाली देकर, किसी को उल्टा पुल्टा कहकर यदि उनको दबा दिया जाए, वो दबाने का प्रयास है कि उनको लज्जित करने का, वो खुद लज्जित नहीं महसूस करते हैं, दूसरे को गाली के माध्यम से लज्जित करने का प्रयास करते हैं। तो उनका परिचय जो है निकल के आता है कि समाज में वो किस प्रकार से हैं, उनका सोच क्या है। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है पूरी तरह स्वच्छ हैं और राजनीति में स्वच्छता कंटिन्यू चल रहा है। उनके माध्यम से, उनका निर्णय से ये और देश की जनता इस बात समझ रही है ये ये जो अस्वच्छता है लोगों के बीच में, ऐसे राजनेताओं को उनको साइड किया जा रहा है और उनको जरूरत है, ऐसे लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है। जनता को पूछने की आवश्यकता नहीं है। मान लेना है कि ये व्यक्ति जो है समाज में किसी रूप से फिट नहीं बैठ रहा है। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली दे सकता है, वो किसी को गाली दे सकता है। उसमें हर प्रकार का कोई जो सोचने समझने का क्षमता जो है वो है ही नहीं। वो किसी को भी कुछ बोल सकता है। जब माननीय प्रधानमंत्री को प्रताड़ित कर सकता है तो किसी को भी कर सकता है। गाली देना किसी को मानसिक प्रताड़ित करने की तरह ही है, लेकिन यह कहीं से भी समाज में कहीं से स्थान नहीं रखता है और हम चाहते हैं कि इसमें निरंतर स्वच्छता आए। ये तभी हो सकता है जब हमारा नई पीढ़ी जो है, युवा जो है, निरंतर शिक्षा, डिसिप्लिन चीज़ों को जो योजनाएं चल रही है उनसे जुड़े रहे। शिक्षा का परस्पर शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा जो है ये अंधकार को दूर करता है और प्रकाश की तरफ ले जाता है, तो इससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। ये तो हुई मैक्रो राजनीति की बात। अगर माइक्रो राजनीति की बात की जाए कि आप जिस इलाके से, जिस विधानसभा से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की क्या समस्याएं हैं, उसको दूर करने के लिए कौन सा प्रयास किया जाना चाहिए? मैं चापदानी विधानसभा से संबंधित रखता हूँ और मैं यहीं से हूँ और मैं इसी माटी से जन्मा हूँ। मैं यहीं पे शिक्षा लिया हूँ, मैं यहीं पर रहा हूँ, यहीं पे पला बड़ा हूँ। मुझे इस चापदानी के माटी के, चापदानी के हर समस्या को लगता है कि सूक्ष्म रूप से मैं जानता हूँ, समझता हूँ। यहाँ की सबसे प्राथमिक समस्या है जूट मिल की समस्या है और मेरा मानना है कि जूट मिल की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं हमारी बाजार व्यवस्था से जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। और अर्थव्यवस्था जो है किसी भी परिवार का जीवन यापन करने का एक बड़ा आधार होता है। यदि जूट मिल में हमारे मजदूर श्रमिक भाई जो हैं उनको परस्पर यदि उनको काम नहीं मिले, यदि आय का अर्जन न हो, तो बाजार भी खाली खाली रहे। बाजार आज अभी 2-2, 3-3, 4-4 जूट मिल है, कॉटन मिल है। पूरा बाजार जो है अधिक संख्या में जूट मिल के जो मजदूर होते हैं वो कुछ कमाएंगे तो बाजार से कुछ खरीदेंगे। तो ना ये कुछ पा रहे हैं, इनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है और बाजार जो है वो भी मंदा पड़ा हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब जूट मिल पर जो निर्भरता थी इस पूरे समाज की, इससे थोड़ा हट के कहीं दूसरे तरफ, रोजगार की तरफ लोगों को ले जाया जाए? अवश्य उनके हम तो यही चाहेंगे कि उनके जो जूट मिल के मजदूर हैं, मजदूर भाई हैं, उनके बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छे से हो, ताकि ये जो जूट मिल की राजनीति जो है आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। मिल मालिक के साथ यूनियन का जो गॉटअप गेम है और मजदूरों को जो सहते आने पड़ा है, उससे उनको मुक्ति मिले। कम से कम उनके बच्चे तो अच्छे से पढ़ के आगे बढ़े। हम माननीय मोदी जी से कहेंगे, हम आग्रह करेंगे, तमाम मंत्री से आग्रह करेंगे और इवन कहेंगे तो मैं झुककर पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि आप जूट मिल के मजदूर भाई जो हैं उनके साथ राजनीति नहीं करें। वहाँ राजनीति की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे आपको सहयोग की आवश्यकता है। आपको उनके लिए एक विशेष स्कूल बनाने की आवश्यकता है, आपको विशेष फंड देने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ों की जरूरत है। यहाँ पे किसी को वंचित करके रखा जाए वो सही नहीं है। कहीं से देश में परिवर्तन युवा ला सकते हैं। तो जो अभी एकदम नए जो 18 वर्ष के होकर नए मतदाता, जो युवा मतदाता जा रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? हमारे देश के जो युवा हैं और हमारे देश की आबादी जो है सबसे अधिक युवाओं की है, तो डेमोग्राफी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है देश के लिए। और जिस देश का आबादी युवा है तो जिम्मेवारी तो युवाओं के ऊपर ही रहेगी ना। उनको देश किस तरह से लेके जाना उनकी जिम्मेवारी बनती है और प्रधानमंत्री मोदी जी इसलिए फोकस करते हैं कि युवा जो है अच्छे से
कौशल जो है उनका कौशल विकास हो। तो देश को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश है, उस पर युवाओं को चलने की आवश्यकता है। देश का जो युवा कौशल विकास के तरफ जो आगे निरंतर कार्य कर रहा है, कौशल विकास को योजना को पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, या अन्य भी स्टार्टअप है, तो मोदी जी का यही कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, मेरा भी व्यक्तिगत यही मानना है कि हम यदि युवाओं को प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें, तो युवा हमारे देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे और यही करेंगे ही। और आने वाले समय में हमारा जो विकासशील देश है, विकासशील देश से हमारा देश का लक्ष्य है, भारत सरकार का लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत का। तो विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो पूरा तभी हो सकता है जब हमारे युवा कंधे से कंधा मिलाकर उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। वो जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को समाप्त करके उस पर जीत का परचम लहराए। अभी भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी से हम लोग चुके हुए हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को सक्षम बनाने में, करने में फाइटर जेट बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। हमारे इंजीनियर जो नए नए इंजीनियर हैं उस पर लगे हुए हैं कि हम इससे बेहतर क्या ला सकते हैं। भारत भी इसे जूझ रहा है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो कहेंगे बहुत आसान है, लेकिन जो फाइटर जेट का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही क्रिटिकल है। तो अभी भी हम लोग इस पर जूझ रहे हैं। तो हमारा उम्मीद किस पे रखे? हम युवाओं पर उम्मीद रखे हुए हैं। जो हमारे नए नए जो इंजीनियर निकल के आ रहे हैं, हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा लेके आए टेक्नोलॉजी कि हम उन पश्चिमी देशों से भी अच्छा टेक्नोलॉजी लेकर हम आए फाइटर जेट में, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहीं पिछड़े नहीं। तो हमें युवा के माध्यम से, जो युवा हैं उनको एक संदेश देना चाहते हैं, आप हर क्षेत्र में आगे बढ़िए, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे जो भी विषय हो, आप हर विषय में, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, ताकि देश को हर क्षेत्र में विकास की जरूरत है। चौमुखी विकास तभी हो सकता है जब चौमुखी विभिन्न धाराओं में आप अच्छा करेंगे। तो हमारा यही सदैव रहेगा और हम उनको सदैव इस बात को सपोर्ट करते हैं कि आप आगे बढ़िए, हमारी जरूरत जहाँ पड़ेगी हम आपके साथ में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। अभी भारत बहुत सारे विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए आज एक $3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो मोदी जी की कोई ऐसा उनका गुण, कोई ऐसा उनसे कुछ सीखने वाला उनका जो विचार है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? विकसित भारत का लक्ष्य माननीय मोदी जी का है। उनका हर कार्य जो है उनसे सीखने की जरूरत है। उनका 18 घंटा कार्य करना, बिना रुके बिना थके, जो कार्य करने की क्षमता है, हमें सीखने की जरूरत है। सुबह से लेकर शाम तक कैसे कार्य करते हैं हम देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। उनकी मन की बात में जो बातें बोलते हैं, मैं सुनता हूँ मन की बात, वो मन की बातों में ऐसी बात निकल के आती है जो मैं सोचकर बहुत अचंभित रहता हूँ कि ये बात मैं सोचा ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब मैं मन की बात को सुनता हूँ तो बात निकल के जो आती है तो मुझे लगता है कि ना, सही में इनकी बातों को उस प्रकार से यदि अक्षर से पालन किया जाए तो सच में 2047 में हमारा देश विकसित भारत हो जाएगा। तो उनकी मन की बात को सुनना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। अच्छा, ये तो रही राजनीतिक की बात है जी। राजनीति के अलावा आपका क्या क्या शौक? राजनीति के अलावा मुझे लिखना मुझे काफ़ी पसंद आता है और मैं लोगों के बीच में, समाज के बीच में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मैं खेल कूद में बात करें तो मुझे फुटबॉल बहुत ही पसंद है और पश्चिम बंगाल का जो खेल है प्राथमिक रूप से यहाँ के युवा फुटबॉल पसंद करती है। मैं फुटबॉल को ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ और क्रिकेट भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन फुटबॉल मैं सोचता हूँ कि युवाओं को फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ही बेहतर खेल है। तो हम चाहेंगे कि जैसे पूरे विश्व जो है फुटबॉल खेलती है, हमारा इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करे और हमारा इच्छा है कि विकसित भारत के साथ साथ हम भी फुटबॉल में जो है एक दिन जो है एक पार्टिसिपेट कंट्री बने और यहाँ से जो है हमारा देश फुटबॉल खेले। फुटबॉल बहुत ही मज़ेदार गेम है। फुटबॉल देखने की इच्छा होती है, मैं देखता हूँ समय मिलता है तो। बाकी मुझे ऐसे प्रतिष्ठित लोगों का इंटरव्यू सुनने में अच्छा लगता है। मैं सुनता हूँ, मैं सीखने का मुझे अवसर मिलता है। ऐसे एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया है कि राजनीति एक गंदगी है, इसमें युवाओं को नहीं आना चाहिए, युवाओं को अपना कैरियर देखना चाहिए। आप इस विषय पर युवाओं से क्या कहेंगे? आप भी एक युवा नेता हैं, तो आप अपने उम्र के, हम उम्र लोगों से, अपने से छोटे उम्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि राजनीति का मतलब जो होता है समाज में खुशहाली लेकर आना। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप नकारात्मक चीज़ों को लेकर बैठ जाएं। राजनीति का मतलब होता है कि आप समाज में आमूलचूल परिवर्तन किस प्रकार से लाएंगे। आपके सामने जो घटनाएं घट रही हैं, जो समस्याएं हैं, आप उसका समाधान कैसे करेंगे। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको निकल के आना पड़ेगा। आप किसके लिए आएंगे?
आप अपने लिए आएंगे, अपने देश के लिए आएंगे, अपने समाज के लिए आएंगे, अपने परिवार के लिए आएंगे। आपको आगे आना चाहिए और आगे आकर आप देश को विकसित भारत बनाने में आप योगदान करें। बिना युवा के ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और इनको कहीं से इस बात का भय नहीं मन में आना चाहिए राजनीति में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हो सकता है कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए इनको बरगलाया जा सके, फंसाया जा सके, लेकिन ये समय बदल रहा है। हम लेसेस फेयर से वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं और वेलफेयर स्टेट आने वाला समय में हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर स्टेट निश्चित रूप से होगा। है भी इंडिया वेलफेयर स्टेट, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसी लोगों के मन में डर उत्पन्न किया जाता है कि आप राजनीति में आएंगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। यहाँ की युवाएं थोड़ा सा इस बात से भयभीत रहती है, तो हमारा करियर खराब हो जाएगा। लोग डराते हैं कि राजनीति में आए हो, तुम्हारा पढ़ाई कर रहे हो, शिक्षा, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, पुलिस तुम्हें उठा के ले जाएगी। सबसे बड़ा तो मैंने दुर्भाग्य का बात यही है कि यहाँ के जो नेता है युवाओं को डराते हैं, उनको मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट करते हैं। उनको इस बात से भयभीत करते हैं कि तुम आना ही नहीं है तुम्हें। तो ये समाज में ये इस मानसिकता के लोग जब तक रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे, और युवा जब तक आगे नहीं आएंगे तब तो ये भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर इनको भी समझना है कि युवा आगे बढ़ेंगे तब जाके इन तरह की मानसिकता के लोग जो है पीछे हटेंगे। तो आप इनको दरकिनार कीजिए। ये समाज के भला के लिए नहीं सोचते हैं, ये समाज को बर्बाद करने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए, दूसरे को नहीं आने देने के लिए ये सारे हथकंडा प्रोपेगेंडा बना के रखते हैं। कुछ दिनों से ऐसा भी देखा जा रहा है कि हमारे यूपी बिहार के लोगों के परिवार में कहिए कि छठ पूजा एक बहुत ही पवित्र पूजा माना जाता है। इसमें पवित्रता का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, जिसको बड़े ही लगन से हमारे घर की माताएं बहनें करती हैं, उपवास रहती हैं। लेकिन आज कुछ दिनों से एक ट्रेंड चला हुआ है कि छठ को राजनीतिक का एक हथकंडा बनाया जा रहा है। तो आप अपने तरफ से समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे जो वर्ष भर अपने मेहनत से अपना परिवार चलाते हैं और परिवार का जो सबसे पवित्र पूजा है, उस पूजा में नेताओं के द्वारा जो भी गलत सही तरीके से जो कमाई की जाती है, उस कमाई का एक अंश उस पूजा में लगाते हैं। तो एक सनातनी होने के नाते आप अपने तरफ से क्या संदेश देंगे लोगों को? मैं एक सनातनी हूँ, ये सत्य है। सनातन धर्म को मैं परमो धर्म मानता हूँ, सत्य है। और मैं गर्व करता हूँ कि मेरी जन्म सनातन धर्म में हुई है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हर जन्म में मुझे सनातन धर्म का सौभाग्य प्राप्त हो। छठ पूजा हमारा महान पर्व है और इसमें राजनीति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो राजनीतिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं, मैं देखता हूँ कि जो छठ करने वाली माताएं हैं, जिनका हम लोग चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं, वे नीचे बैठी होती हैं और राजनेता मंच पर बैठे होते हैं, और जिनका पैर धोकर सर पे लगाना चाहिए उनको लाइन लगवाकर साड़ी या नारियल या सूप ऐसे दिया जाता है। मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है। मैंने हमेशा कोशिश की है लोगों को समझाने की कि आप अपने इस पवित्र पूजा को अपने पैसे से करें। हर माता बहनें चाहती हैं कि हम छठ पूजा करें, लेकिन जो वितरण करते हैं, जो राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से वितरण करते हैं, जो उनके अंदर अहंकार है, जो कुसंस्कार है, जिसको कुसंस्कार कहते हैं, यदि वो व्याप्त तरह सोचते हैं कि बांट देने से, दे देने से सब कुछ नहीं होता है। देने का भी एक माध्यम तरीका होता है। आप किसको कब किस समय क्या दे रहे हैं और देने का क्या तरीका भाव है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। माताएं बहने की जरूरत है। यदि देखते हैं कि छठ पूजा जो है ये बहुत पवित्र महान पर्व है, घर घर दरवाजा सूप लेकर जाती है माता बहनें, तो उसमें भी एक भाव है, छिपा हुआ है, कोई उद्देश्य है। माता छठ को उस बात से दिखाना चाहती है कि प्रसन्न करने के लिए कि हम भिक्षा मांग मांग कर हम जो है हम आपका पूजा किए हैं। तो एक भाव है हमारे अंदर, लेकिन उस भाव को जो है ये गलत भाव, राजनीतिक भाव उत्पन्न कर दे रहे हैं। इनकी जरूरत को वो राजनीतिक अपनी मंशा उत्पन्न कर दे रहे हैं। मेरा जो ये है, मेरा मत विरोध है यहाँ है कि छठ में भिक्षा करके छठ करना एक बहुत बड़ा त्याग समझा जाता है, लेकिन उसको राजनीतिक रूप से ले लेना, राजनीतिक झंडे के तहत, राजनीतिक मंच से, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ये उनका व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत विचार है। इस तरह से सोचते हैं कि हम महान बन जाएंगे, लेकिन महानता जो है ऐसे कार्यों से नहीं होती है, महानता सेवा कार्य से होती है। तो हम उनको आगे यही कहना चाहेंगे कि जो लोग भी करते हों, कम से कम अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम किस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, किस धर्म से जुड़े हुए हैं। आप जिस धर्म के से लोगों से जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका नियम तौर तरीका क्या है, संस्कार क्या है, आप उसको पालन कीजिए। आप उसका अनादर करके आप अपने आप को झूठी महानता साबित करना चाहते हैं लोगों के बीच में, ये हमें कहीं से उचित नहीं लगता है। और मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ
कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, और बहुत सारी बातें होती रहेंगी आपके साथ। अगर आज के लिए मैं अगर कहूँ कि अंतिम आपका जीवन मंत्र क्या है जिसको आप अपने लिए फॉलो करते हैं, और अगर कोई आपको फॉलो करना चाहे तो वो क्या, आपके अंदर ऐसा कौन सा विशेष गुण है जिसको फॉलो? सबसे पहले कि यदि किसी व्यक्ति को हम कुछ संदेश माने युवाओं को संदेश देना चाहें तो हम यही कहेंगे कि जो कर्म करना, मेहनत करना ईमानदारी से, हर कार्य में, किसी भी कार्य में सफल होने के लिए ईमानदार रूप से मेहनत की आवश्यकता, प्लस आज के युग में तकनीकी रूप से स्मार्ट होने की जरूरत है, और आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आपको स्मार्ट होने की जरूरत है। तो आप अपने मन में विश्वास बनाए रखिए और निरंतर कार्य करते रहिए। जो एक दिन करता है और 5 दिन नहीं करता है तो उससे वो रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकता है। आप थोड़े थोड़े कीजिए, निरंतर कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, नित्य कर्म कीजिए। हम यही कहेंगे कि अपने अंदर मन में विश्वास रखिए, आत्मविश्वास को बना कर रखिए, और जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं, निरंतर करते रहिए और घबराना नहीं है। राजनीति आपके लिए, यदि आना चाहते हैं राजनीति में तो आपका स्वागत है। आप ऐसे लोगों से घबराए नहीं, डरे नहीं, उनकी किसी बातों से प्रभावित ना हो, और अपने मन का काम जो है, यदि सोच ईमानदार मन, यदि ईमानदार सोच है आपका तो उसमें जरूर उतरे, उस कार्य को आगे करें। बहुत अच्छा लगा आज आप मेरे पॉडकास्ट में आए, और आपसे हम आशा रखेंगे कि समाज में एक नया परिवर्तन आएगा। आप जैसे युवाओं को आने से बहुत बहुत धन्यवाद।